नमस्कार, आप देख रहे हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य और मैं ऋतु जायसवाल। स्वस्थ जीवन ही हमारे जीवन का आधार होता है। यदि जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी सबको स्वस्थ रख सकते हैं, अपने आसपास परिवार को, सोसाइटी को। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना हम सब के लिए बेहद ही ज़रूरी है। कल्पना करके देखिए कि यदि कभी हमारी आँख में कोई इरिटेशन हो, चोट लग जाए और 2 दिन के लिए डॉक्टर ने कह दिया हो कि आपको अपनी आइज़ को कवर करके रखना है। पूरा जीवन एक अंधकार सा लगने लगता है, क्योंकि आँखों के द्वारा ही किसी रंग को, किसी खुशी को, हर चीज़ को महसूस किया जा सकता है। और अगर उसी को बंद करने को कहा जाए तो बहुत ही तकलीफ़ होने लगती है। कल्पना करके देखिए, जिसके पास नेत्र नहीं है उसके जीवन में कितनी सारी चीज़ें हैं जिसकी वो अनुभूति ही नहीं कर पा रहा है। इसलिए कभी भी कोई भी दिक्कत हो, आँख में कोई भी प्रॉब्लम हो, इरिटेशन हो, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और उसको जाके सलाह करके दिखाएं। उसमें कभी भी देरी नहीं करना चाहिए। तो इसलिए आज हमने अपना विषय लिया है नेत्र रोग, और उस पर जो भी हमें इलाज करना है, जो भी उसकी देखभाल करना है, उस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नागेंद्र जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले क्योंकि हम सभी जानते हैं कि शरीर के तो सारे अंग महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अगर बोला जाए आँख उसमें सर्वोपरि है तो शायद ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आपके पास जैसे कॉमन प्रॉब्लम्स अगर देखा जाए तो मुझे लगता है आज जो वेदर चल रहा है उसमें ड्राइनेस और इरिटेशन, ये एक बहुत कॉमन सी समस्याएं आती है। इसके लिए क्या करना चाहिए? ड्राइनेस जो होता है ना, बहुत सा कारण होता है। जो एक तो होता है कि ड्राइनेस नाम ही होता है बीमारी का, जैसे आई में आंसू की कमी हो जाना और या आंसू बिल्कुल सूख जाना। तो एक बीमारी होता है जिसको हम लोग कहते हैं जागरण सिंड्रोम, जो रोमेटाइड आर्थराइटिस वाले पेशेंट्स में या विटामिन ए डिफिशिएंसी पेशेंट्स को वो आंसू कम हो जाता है तो वो ड्राइनेस करता है। वो तो बीमारी से रिलेटेड होता है। लेकिन जो जनरल लोगों को जो ड्राइनेस होता है वो गैजेट रिलेटेड और कुछ हद तक कहा जाए तो मौसम की वजह से हो सकता है ड्राइनेस। गैजेट में एक्चुअली होना क्या है कि गैजेट जब भी यूज़ करते हैं तो आपका जो ब्लिंक रेट होता है ना, वो काफ़ी कम हो जाता है। ब्लिंक रेट नॉर्मली 1 मिनट में 15 से 16 बार होना चाहिए, बट अगर वो ब्लिंकिंग नहीं होगा तो एक लेयर होता है आँख के ऊपर में जिसको हम टीयर फिल्म बोलते हैं, वो स्प्रेड नहीं होगा। अगर वो स्प्रेड नहीं होगा, आँख में इरिटेशन प्रोड्यूस करेगा और वो ब्रेक कर जाएगा टीयर फिल्म, और उससे पैराडॉक्सिकली वाटरिंग होने लगता है। तो लोग समझता है कि हमारा आँख ड्राई नहीं है। अगर एक्सेसिव वाटरिंग हो रहा है तो वो भी एक ड्राई आई का निशानी है, संभावना होती है। तो इसी की वजह से वो तो ब्लिंकिंग रेट का कम होने से काफ़ी प्रॉब्लम होने लग गया है जो गैजेट्स लोग इस्तेमाल करते हैं। बाकी जो बीमारी के वजह से, जैसे डायबिटिक है, थायराइड है, जॉइंट्स प्रॉब्लम है, जिनको आर्थराइटिस रोमेटाइड जैसे हमने कहा, उन लोगों में यूजुअली ड्राइनेस की कमी, आंसू की कमी होती है, ड्राइनेस हो जाता है। तो ऐसे लोगों को अपनी सावधानी बरतना चाहिए अपने हिसाब। जैसा आपने बोला कि आइज़ को ब्लिंक करना ज़रूरी होता है, तो क्या अगर जो आँखों की मतलब एक्सरसाइज वगैरह या हम सबको ये ध्यान में रखना चाहिए कि रेगुलर आइज़ ब्लिंक करते रहें, क्या इससे चीज़ें ठीक हो सकती हैं? बिल्कुल ठीक हो सकती हैं उससे। अगर टीयर बन रहा है, वो अगर इसकी वजह से हो रहा है कि ब्लिंकिंग रेट के कम से होने से हो रहा है, तो आदमी को इसमें एक भी 20-20 रूल्स बताते हैं हम यूजुअली पेशेंट्स को जो लंबे समय तक काम कर रहे होते हैं गैजेट्स पे, ये वो। तो 20 मिनट्स आप काम कीजिए, 20 सेकंड्स आप दूर देखिए, फोकस कीजिए और 20 टाइम्स ब्लिंक करिए आप, फिर काम शुरू कीजिए। इसी क्रम को आप करते रहेंगे तो आप काफ़ी लंबे समय तक बिना प्रॉब्लम के आप काम कर सकेंगे। तो एक तो कुछ हद तक तो ये आप लाइफ स्टाइल चेंज कर देने से और ब्लिंक करने से कुछ हद तक कंट्रोल हो सकता है। उसके अलावा तो डॉक्टर साहब, आपने अभी ये बताया और इस पर ही आधारित हमने एक रिपोर्ट बनाई है। ये पहले वो इस रिपोर्ट को देखते हैं। कमजोर आंखों की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आजकल कामकाजी लोगों का अधिकतर वक्त स्क्रीन के सामने गुजरता है। कंप्यूटर, लैपटॉप पर काम, मोबाइल पर ज्यादा वक्त गुजारना, घर में टीवी देखना, दरअसल ये सब हमारी जिंदगी में कुछ इस तरह शामिल हो चुका है कि इसके बगैर आज के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती।
इन्हीं गैजेट्स का इस्तेमाल आज के दौर में आंखों को बहुत ज्यादा कमजोर बना रहा है। समस्या इतनी बड़ी है कि ये हर उम्र के लोगों को अपनी चपेट में ले रही है, फिर चाहे वो बच्चे हों या बड़े। इन गैजेट्स की वजह से आंखों पर काफी दबाव पड़ता है। ड्राई आई सिंड्रोम और कंप्यूटर विजन सिंड्रोम जैसे कई विकार आजकल गैजेट्स के ही ज्यादा इस्तेमाल की देन है। इस वजह से छोटे छोटे बच्चों की भी नजर कमजोर हो रही है। आज बड़ी संख्या में लोगों का बिना चश्मे के देख पाना मुश्किल हो गया है। आंखों से संबंधित कई समस्याएं होती हैं, जिनमें से कुछ बहुत मामूली होती हैं तो कुछ गंभीर। आंखें बहुत संवेदनशील हैं, इसलिए समस्या मामूली भी हो और समय पर ध्यान ना दिया जाए तो आगे ये गंभीर रूप ले सकती है। ऐसे कई संकेत हैं जो इशारा करते हैं कि आंखें कमजोर होने की शुरुआत हो चुकी है, जैसे आंखों में खुजली होना। लंबे समय तक लैपटॉप पर काम करने से आंखों में तनाव शुरू हो जाता है। ऐसे में आंखों में खुजली शुरू हो जाती है और आंखें बार बार रगड़ने का मन करता है। सुबह उठते ही धुंधला दिखना। सुबह उठने पर कुछ घंटों तक धुंधला दिखाई दे सकता है। ऐसे में आंखें कितनी ही बार क्यों न धो ली जाएं, लेकिन फिर भी पूरी तरह साफ नजर नहीं आता। उठने के काफी देर बाद नजर सामान्य होने लगती है। आंखों से पानी आना। आंखों से पानी आना भी आंखें कमजोर होने का संकेत है। ये समस्या तब और बढ़ जाती है जब हम कुछ लिखते, पढ़ते या फिर देखते हैं। आंखें लाल होना। आंखों के कोनों का लाल होना भी नजर कमजोर होने का संकेत है। ऐसी स्थिति में आंखें लाल ही नहीं होती बल्कि आंखें ड्राई भी हो जाती हैं। सिर के पीछे दर्द। आंखें कमजोर होने पर पूरे दिन सिर में हल्का दर्द हो सकता है। कभी कभी सिर के पीछे भी दर्द शुरू हो जाता है। खास तौर पर जब आंखें झुकाकर नीचे देखा जाए तो परेशानी बढ़ जाती है। नजर से जुड़े विकार होने से पहले ऐसे ही तमाम लक्षण मिलना शुरू हो जाते हैं और अगर समय रहते इन पर ध्यान दिया जाए और जरूरी उपाय अपनाए जाएं, तो आंखों की रोशनी को लंबे समय तक सही बनाए रखा जा सकता है। तो डॉक्टर साहब, अभी बहुत प्रचलन में आ गया है लैसिक। क्या मतलब ये कितना सुरक्षित है? सबसे पहले तो आप हमें बताएं कि लैसिक क्या है। एक कॉमन मैन अगर कोई जानना चाहे कि लैसिक क्या है तो पहले उसको बताएं। लैजिक का नाम है लैजिक इन सिटू केराटोमिलियोसिस। मतलब क्या करते हैं हम लोग इसमें, ये एक चश्मा उतारने की विधि है जो माइनस ग्लास यूज करते हैं, हाई मायोपिक हो गया या हाइपरमेट्रोप हुए एक सर्टेन डायमीटर तक, तो हम लोग उसको कॉर्निया को रीसेप करते हैं। काला वाला जो पुतली बोलते हैं ना, नॉर्मली पुतली बोलते हैं, बट उसके आगे एक फ्रंट में एक कॉर्निया होता है जो ट्रांसपेरेंट होता है, उसके थ्रू हम लोग वो पुतली देखते हैं। तो वो उसको हम लोग रीसेपिंग करते हैं, तो वो फोकस करता है लाइट को रेटिना पे और हम लोग देख सकते हैं अच्छी तरह से। तो आपने बताया कि ये मतलब उसका जो भी सर्जरी होता है, लेकिन बहुत से लोग हैं जो लैसिक कराने से पहले बहुत घबरा जाते हैं कि ये कितना सुरक्षित है, और क्या लैसिक ज़रूरी है भी या सिर्फ चश्मे के द्वारा ही मतलब? आपका क्वेश्चन दो पार्ट में, मैं दो पार्ट में जवाब देना चाहूँगा। देखिए, लैजिक कराने में घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके पहले हम लोगों को 3-4 क्राइटेरिया को ध्यान में रखना होता है। ऐसा नहीं कि जो पेशेंट डिमांड कर रहे हैं हम कर दें हर पेशेंट में। पहला है कि एज होना चाहिए, 18 से ऊपर होना चाहिए एज, जिससे कि वो पावर उस समय तक यूजुअली स्थिर हो जाता है। 18 से ऊपर किसी भी एज में करा सकते हैं? हाँ, 18 से ऊपर और 40 के नीचे, 35 के नीचे। क्योंकि फिर 40 के आसपास में आपको चश्मा लगने लगेगा तो आप चश्मा फ्री नहीं हो पाइएगा। तो 18 में होना चाहिए। यूजुअली इसी एज ग्रुप में पावर स्टैटिक हो जाता है तो हम लोग लैजिक कर सकते हैं। और पावर का जो रेंज है इसमें यूजुअली हम लोग 8 डायप्टर से ऊपर का रेंज को यूजुअली अवॉइड करते हैं, क्योंकि अगर इसमें क्या करते हैं ना कि हम लोग एक कॉर्निया में काला वाला पोर्शन में एक 100 माइक्रोन का फ्लैप बनता है और जो स्टोमा बचता है उसको हम लोग एब्लेट करते हैं, तो वो थोड़ा थिन हो जाता है। तो उस प्रोसेस में फ्लैटिंग हो गया उसका। तो अगर ज़्यादा एब्लेट कर देंगे तो बाद में चल के वो प्रॉब्लम होने लगता है। तो इसका बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है, उसी गाइडलाइन के अनुसार आप करेंगे तो सेफ रहेंगे। एज 18 ऊपर होना चाहिए, पावर स्टैटिक होना चाहिए, और अगर पावर चेंज भी किया है तो 0.5 डायप्टर से ज़्यादा 1 साल के अंदर नहीं चेंज किया है वो होना चाहिए। साथ में कॉर्निया का थिकनेस जो एडिक्वेट होना चाहिए, जितना पावर है उतना हम लोग कॉर्निया को कट कर सकते हैं कि नहीं, वो एडिक्वेट होना चाहिए। प्लस रेटिना का कोई प्रॉब्लम नहीं हो, पहले एग्जाम कर लेते हैं हम लोग। ये रेटिना में कोई प्रॉब्लम है तो पहले हम लोग रेटिना को ठीक कर लेते हैं,
तब फिर हम लोग लेजी के लिए जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर हम लोगों ने सुना है कि इसका खान पान नहीं अच्छा रहता है ना, इसीलिए इसको चश्मा लगा है। तो इसमें कितनी सच्चाई है कि मतलब क्या खाने पीने से और घरेलू उपाय से चश्मे के पावर को कम किया जा सकता है या हटाया जा सकता है, या क्या, कैसे आप बताएं? एक्चुअली खाने पीने से तो बहुत ज़्यादा चश्मे का पावर रिलेटेड नहीं है। कि कुछ चश्मे का पावर जो होता है कॉर्निया के शेप से, लंबाई से और लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड होता है। हाँ, लेकिन अगर आप नॉर्मली अगर आपकी बॉडी हेल्दी अच्छे खा रहे हैं तो आपको आइज़ भी अच्छी रहेगी। घरेलू नुस्खा को हटाने का तो कुछ नहीं होता है, लाइफ स्टाइल चेंज। अगेन एक मैं बात बताना चाहूँगा कि यहाँ बच्चों में देखा गया है कि अभी रिसर्च, जैसे कोविड के समय में ना मायोपिया जो नज़दीक नियर साइटनेस बोलते हैं, इंसिडेंस बहुत बढ़ गया हम लोग का। तो आप क्या कर रहे थे, आप उस समय घर में होते हैं और आप गैजेट्स देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ब्रेन को एक सिग्नल जाता है कि नियर ही इनकी ज़रूरत है जी। तो ब्रेन अडेप्ट कर लेता है और उसको और सिग्नल भेजता है और आदमी नीचे सिर्फ यहीं तक देख सकता है उसमें। तो उस चीज़ को अवॉइड करना है कि आदमी हमेशा बाहर दूर भी देखे हमेशा, और इसीलिए मायोपिया को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं कुछ हद तक, नॉट कि पूरा। दूसरा जो है, एक रिसर्च आया है जो कहता है कि सनलाइट बहुत इम्पोर्टेंट होता है आइज़ के लिए। जो लोग सनलाइट में काम करते हैं, जो बच्चे सनलाइट लेते हैं, तो उनको मायोपिया का इंसिडेंस थोड़ा कम दिखलाता है। प्लस अगर मायोपिया है तो उनका प्रोग्रेशन धीरे से होता है, धीरे धीरे होता है। तो इन सब बातों के ख्याल में कोई घरेलू नुस्खा ऐसा है नहीं कि जो मतलब ऐसा घरेलू नुस्खा जैसा नहीं है और ये चश्मा उतर जाए उससे। अभी आपने बताया जैसे कोविड में, दैट इज़ एक्चुअली ट्रू कि कोविड के टाइम पे दूसरा कुछ नहीं था, रातों रात चीज़ें बदल गई और अगले दिन से हर बच्चे के हाथ में मोबाइल, लैपटॉप, और वो पूरे टाइम देख रहे थे। लेकिन अभी जैसे कि बच्चों को एक हैबिट हो गई है कि मोबाइल देखने की, कोई भी गैजेट्स देखने की, तो आप उनको बहुत हद तक रोक भी नहीं सकते। तो इसका क्या ड्यूरेशन होना चाहिए और उसके लिए मतलब कि उनको क्या प्रिकॉशंस भी लेना चाहिए कि मतलब अगर देख रहे हैं तो क्या प्रिकॉशन लें? मान लीजिए अगर चश्मा नहीं लगा है तो कहते हैं क्या कुछ मतलब यूवी प्रोटेक्टेड वाला ग्लासेस यूज़ करना चाहिए क्या? ब्लू कलर ग्लासेस लोग यूज करते हैं, बट कोई साइंटिफिक बहुत ज़्यादा एविडेंस नहीं है उसका कि वो प्रोटेक्ट कर सकता है और आपको मायोपिया नहीं होने देगा। लेकिन आप ज़्यादातर नज़दीक का काम करते रहेंगे हर समय तो मायोपिया होने की संभावना बढ़ जाती है, बाकी कंपैरिजन जो लोग नज़दीक का काम नहीं करते हैं। तो मोबाइल देख रहे हैं तो कम से कम करें, ऐसा कोई डिफाइंड भी नहीं है कि कितना देखना है, कम करें, थोड़ा दूर करके देखें और बीच बीच में दूर जरूर देखते रहें, आप दूर फोकस करें आप कुछ देर के लिए। ये एकदम प्रैक्टिस में लाना है कि पास जिससे कि एकोमोडेशन रिलैक्स हो और आई में जो सिग्नल जाता है कि आई इलोंगेट हो जाए और चेंजेस हो जाए मायोपिया वाला, वो चीज़ नहीं हो सकता है। तो वो दूर देखें और ब्लिंकिंग करते रहें। हर एज का एक अलग सिम्टम्स होता है, तो हम लोगों को किस एज में कौन सा प्रिकॉशन लेना चाहिए, उसका रेटिना पे कैसे क्या इफेक्ट रहता है? एक्चुअली क्या है कि पहले की तुलना में आजकल जो लोगों की लॉन्जिविटी बढ़ गई है, लॉन्जिविटी बढ़ गई है तो एज से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है आँखों की वो भी बढ़ गई है। तो मुख्य कारण जो होता है आँख में जो रोशनी ख़राब हो जाती है उसको बोलते हैं एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन, जिसको ARMD बोलते हैं, और टेक्निकल टर्म में बोला जाए तो हम लोग उसको CNVM या जियोग्राफिक एट्रोफी बोलते हैं। तो इसमें दो तरह का होता है, एक ड्राई टाइप का, एक वेट टाइप का होता है। ड्राई टाइप में तो कुछ नहीं करते और विजन रिडक्शन भी उतना ज़्यादा नहीं होता है उसके अंदर। वेट टाइप जो होता है वो ख़राब होता है, जिसमें कि ब्लीडिंग हो जाता है आइज़ के अंदर, और हम लोग उसको ठीक कर सकते हैं और प्रिवेंट कर सकते हैं ब्लाइंडनेस को हम लोग कुछ हद तक। नए ट्रीटमेंट आ गए हैं जिसको हम लोग एंटी एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, एंटी वेजअप बोलते हैं, हम लोग इंजेक्ट करते हैं उसको, जिससे कि वो एक प्रोटोकॉल के तहत उसका पूरा शेड्यूल बना है कैसे कैसे इंजेक्ट करना है, करने से काफ़ी हद तक रोशनी स्थिर हो जाती है और बढ़ भी जाती है। तो ये एक एज रिलेटेड मैक्यूलर जनरेशन तो हो ही गया एज के वजह से होने वाला। लेकिन मायोपिया जो है, ट्रॉमा है, मायोपिक यंग लोगों में भी, मायोपिक पेशेंट में भी वो CNVM बन जाता है, ब्लीड करता है और वो विजन लॉस हो सकता है। ट्रॉमा से भी, चोट लगने से भी पर्दे में डिफेक्ट हो सकता है। तो यंगर एज ग्रुप में भी ये बीमारी होने की संभावना है एज रिलेटेड होने के अलावा। जी, तो डॉक्टर साहब जैसे अभी डायबिटीज़ भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गया है, मतलब मुझे लगता है कि एकदम थायराइड हो गया आपका, डायबिटीज़ हो गया, तो क्या इन सब बीमारियों का भी हमारी आँखों पर असर पड़ता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है
क्योंकि डायबिटिक जो है, हम लोग इतना ज़्यादा डायबिटिक हो रहा है इंडिया में कि हम लोग पूरे वर्ल्ड में डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड होने जा रहा है 2030 तक, ज़्यादा दिन नहीं है। और अभी प्रेजेंटली हम लोग 100 मिलियन पीपुल जो हैं डायबिटिक से अफेक्टेड हैं, और उससे अंधापन रेटिना में होता है। डायबिटिक से अंधापन होने में रिलेटिव इसको हम लोग डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं। और जो मुख्यतः डायबिटिक रेटिनोपैथी में होता क्या है, खून की जो नली होती है वो ब्लॉक हो जाती है और ब्लीड कर जाता है। दूसरा जो है उसके साथ जो प्रोटीन होता है आँखों में लीक कर जाता है देखने वाला एरिया में, और वो स्वेलिंग हो जाता है और विज़न इम्पेयर्ड हो जा सकता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा है। तो उन लोगों को सलाह है कि जो लोग डायबिटिक रेटिनोपैथी से पीड़ित हैं, एक सर्टेन स्टेजेस पे हम लोग उसको ट्रीटमेंट देते हैं, वो लोग अपना आँख नियमित रूप से जांच कराएं, और अगर ऐसा है तो ट्रीटमेंट लें। प्रॉब्लम हो चाहे नहीं हो, ज़रूर दिखाना चाहिए आँख को, क्योंकि डायबिटिक रेटिनोपैथी और विज़न लॉस दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप होता है। एटलीस्ट बोलते हैं 5-6 साल का। पेशेंट का रेटिना खराब हो रहा होता है, पेशेंट को पता नहीं होता है, क्योंकि उसे तो जब पता लगेगा जब रोशनी खराब होगा। हम लोग पहले ही देख सकते हैं उसको हम लोग रोक सकते हैं। तो ये एक अवॉइडेबल और प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस की कैटेगरी में होता है डायबिटिक रेटिनोपैथी। एक बार रेटिनोपैथी हो गई, विजन लॉस हो गया उसकी वजह से, तो फिर रिकवरी होती है, बट सर्टेन नहीं होता है। रुक तो जाता ही है, बट रिकवरी नॉर्मल नहीं होता है पूरा। किसी किसी केस में एक्सेप्शनली गुड रिजल्ट्स आते हैं जो नॉर्मल देखने भी लगते हैं। डॉक्टर साहब, एक ग्लूकोमा जिसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है, और ग्लूकोमा का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वो एकदम लास्ट स्टेज में पता लगता है। मतलब ज़्यादातर लोगों को जब भी होता है तो वो फिर पता लगता है कि नहीं, अब इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो क्या ये सच में ऐसा है कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, या अगर ग्लूकोमा का कुछ ऐसा है तो मतलब क्या करना चाहिए पेशेंट? क्या फैमिली हिस्ट्री से ये रिलेटेड है कि अगर फैमिली में किसी को है तो क्या उसका रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए? मतलब ग्लूकोमा के लिए जो भी चीज़ें हैं आप उसको हमारे दर्शकों को ज़रूर विस्तार से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये साइलेंट किलर बोलते हैं, साइलेंट स्टीलर ऑफ द विजन बोलते हैं हम लोग। इसमें सिम्टम कुछ होता ही नहीं है, तो उसमें हाई रिस्क ग्रुप्स को हम लोग आइडेंटिफाई करना होता है। पेशेंट को विज़न जब तक ख़राब नहीं होगा, मरीज़ को पता नहीं लगेगा कि हम ग्लूकोमा से सफ़र कर रहे हैं, अनलेस कि एक अलग वैरायटी का ग्लूकोमा आता है जिसको एक्यूट ग्लूकोमा बोलते हैं। उसमें बहुत ज़ोर से पेन आता है, लोग डॉक्टर के पास चले जाते हैं और ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो ओपन एंगल ग्लूकोमा है, या नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा, या लो टेंशन ग्लूकोमा है, इसमें कोई सिम्टम नहीं होता है और उसकी नस खराब होती रहती है और देखने की क्षमता धीरे धीरे कम होती है। इनिशियली पेरीफेरी से शुरू होता है देखने की क्षमता। तो जैसे हम लोग आँख सामने रखे हुए हैं, लेकिन बिना आँख घुमाए भी हम लोग अप्रिशिएट कर सकते हैं कि इस साइड में है, तो वो कम होने लगता है। तो उतना अप्रिशिएट नहीं करते लोग जब तक कि रोशनी बीच में नहीं आ, और एक बार आ गया तो बिल्कुल ही रोशनी को वापस नहीं किया जा सकता। तो ये भी एक बहुत ही स्लोली प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, जिसमें आँख का प्रेशर बढ़ जाता है या बढ़ा भी नहीं है तो आँख को नस में क्षति होती है। तो आँख में जो नॉर्मल प्रेशर से भी आँख का जो नश होता है वो बर्दाश्त करने की क्षमता कम हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि हाई प्रेशर हो तो ही ग्लूकोमा हो, लो प्रेशर नॉर्मल प्रेशर में भी ग्लूकोमा हो सकता है। तो इसका कुछ एज? जी, मैं बता रहा हूँ। तो एक हाई रिस्क, एक तो फैमिली, जैसा आपने बताया कि फैमिली में देखा गया है कि जिनको फैमिली में है उनके लोगों को कोई जेनेटिक ट्रांसमिशन नहीं होता है, बट उनके साथ वाले लोगों को जो भी फैमिली में है उनको होने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे फैमिलियल डिजीज बोलते हैं उसको फैमिली के। तो वो रेगुलर चेक कराएं अपने आँखों को। प्लस डायबिटिक हैं जो, उन लोग रेगुलर चेक कराएं। और सबसे इम्पोर्टेंट पड़ाव जो होता है मनुष्य के जीवन का, एक 38 से 40 वर्ष की उम्र में आँख अपना ज़रूर चेक कराएं। एक तो उसी समय में चश्मा का नंबर भी आता है नज़दीक के लिए, और उस समय हम लोग जांच करते हैं और उसी समय पता लग सकता है कि सफ़र कर रहे हैं कि आपने नहीं। जैसे बताया कि 38 से 40 वर्ष में ये चेकअप कराना चाहिए, तो क्या इसका कुछ एक स्पेशल टेस्ट होता है या नहीं? अगर नॉर्मल आई टेस्ट कराएंगे तो पता लग जाएगा? जी, नॉर्मल आई टेस्ट से पता लग जाता है। एक साइंस होता है जो हम लोग देख सकते हैं, और देखने के बाद उसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं, ट्राइएज करके टेस्ट के लिए भेजते हैं। तो वो देखने से पता लगता है कि नस में ये खराबी हो रहा है, या प्रेशर हाई हो रहा है उसका, या प्रेशर लो भी है तो नस में ख़राब लग रहा है, तो हम लोग उसको फील्ड टेस्ट करते हैं,
OCT RNFL करके हम लोग पहचान कर सकते हैं और रोशनी बचा सकते हैं ट्रीटमेंट से। तो आपने अभी बताया कि ग्लूकोमा के लिए अगर है तो मतलब 38 से 40 साल में, लेकिन नॉर्मल कोर्स में अगर बात की जाए तो एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके लिए बहुत मतलब फंक्शन किए जा रहे हैं, ये हो रहा है वैक्सीनेशन का। अब भाई सब लोग बहुत अवेयर हो गए हैं, वो सब लोग वैक्सीनेशन पे पूरा ध्यान देते हैं, पर क्या पैदा हुए बच्चे का भी एक आई टेस्ट ज़रूरी होता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, अगेन आपने तो पूछा है। तो ऐसा है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो एक हाई रिस्क बच्चा जो हुआ, जैसे कि वो बच्चे जो कि जन्म टाइम से पहले हो रहे हैं, 7 मंथ में हो रहे हैं, प्रीमेच्योर हो गए, उनका वेट 100 ग्राम 1500 ग्राम्स हुआ, प्लस जिनको ऑक्सीजन लगा, ये हाई रिस्क ग्रुप में आ गए। जिनको हम लोग एक बीमारी होने की संभावना होती है रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी, ROP बोलते हैं। ये ब्लाइंडिंग डिजॉर्डर है, उसको चेक कराना इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो भी मैं सारे लोगों को मैसेज देना चाहूँगा जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, पीडियाट्रिशियन हैं, वो ज़रूर भेजें इस हाई रिस्क कैटेगरी बच्चे को आई के डॉक्टर के पास कि देखें, और हम लोग अगर आए तो ट्रीटमेंट देना, उस समय ही ट्रीटमेंट होना होता है उसका जी। एक तो वो हो गया। दूसरा जो है, आँख में अगर बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, पढ़ने के इस ग्रुप में नहीं है, तो 2.5 से 3 साल के उम्र में एक बार उसको दिखाना होता है कि कोई आँख में टेढ़ापन तो नहीं है। टेढ़ापन एक निशानी है कि रोशनी कम हो रही है। और हर बच्चे को स्कूल गोइंग एज में एक बार आँख चेक होना चाहिए, और बीच में भी एक चेक होना चाहिए। स्कूल स्क्रीनिंग प्रोग्राम ये सब बहुत हेल्प करता है आइडेंटिफिकेशन में कि बच्चों को रोशनी का प्रॉब्लम है, क्योंकि बच्चे को नहीं पता होता कि हम जितना देख रहे हैं उतना और नॉर्मल देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, आप तो इतनी अच्छी और इतनी ज़रूरी बातें हमें बता रहे हैं, लेकिन कुछ ज़रूरी बातें हमने भी तैयार की हुई हैं और हमारी टीम ने तैयार की है। आइए पहले उन ज़रूरी बातों को भी देखते हैं कि जो आँखों के लिए बहुत ज़रूरी है। अपनी आँखों को स्वस्थ रखने के लिए कुछ ज़रूरी बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। स्वस्थ एवं संतुलित आहार लें। आपके आहार में भरपूर मात्रा में फल और सब्जियां शामिल होनी चाहिए। खास तौर पर गहरे पीले और हरे पत्तेदार सब्जियां लें। ओमेगा 3 आपकी आंखों को मदद मिल सकती है। अधिक मोटापे से बचने का प्रयास करें। नियमित व्यायाम करें। धूप का चश्मा पहनें। धूम्रपान से बचें। अपने परिवार के चिकित्सा इतिहास को अवश्य जानें। अभी एक बहुत कॉमन समस्या देखने को मिलती है जो हमारे सामने आती है, मोतियाबिंद जिसको बोला जाता है, कैटरैक्ट। ये मतलब ये भी देखा जाए तो हर दूसरे तीसरे घर में हमें सुनने को मिलती है। कैटरैक्ट के लिए क्या कुछ बचाव किए जा सकते हैं, या किस समय पे उसका जांच कराना है और कितनी जल्दी उसका ऑपरेशन करा लेना है, इन सभी बातों को हम डॉक्टर साहब से जानेंगे। जी धन्यवाद। एक्चुअली कैटरैक्ट जो होता है यूजुअली एज रिलेटेड बोलते हैं उसको हम लोग, एज के बाद बनता है। जैसे ऑलमोस्ट देखा गया 60 प्लस लोगों को कैटरैक्ट बनने के समय, इसमें क्या होता है, जो लेंस नॉर्मल जो लेंस होता है आँख के अंदर वो क्लाउडी हो जाता है, जिससे कि रोशनी पास नहीं करता है और पेशेंट को देखने में दिक्कत होता है। बट आजकल जो है ना, वो एज ग्रुप बहुत अर्ली हो गया है। 40, 45, 38, 40 में भी लोगों को कैटरैक्ट होने लग गया है जी। तो ये एक अगेन प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए। एक्टिव लाइफ में कैटरैक्ट हो जाता है तो उनको काम करने में दिक्कत होती है। ये एक देखा गया है ऐसे केसेस में। तो मतलब कैटरैक्ट के लिए जैसे आपने बताया कि 30, 35, कई लोग बोलते हैं कि नहीं अभी तो ठीक है, अभी ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए। तो ये कितना सही है, और क्या मतलब किस स्टेज में मतलब कैटरैक्ट पता लगे तो, क्योंकि कई बार होता है कि कुछ बोलते हैं वो पक जाता है, तो उन चीज़ों को हमारे दर्शकों को आप ज़रूर बताएं कि किस मोमेंट पे ऑपरेशन एकदम मस्ट है। जी एक्चुअली क्या है, ऑपरेशन मस्ट होने नहीं देना है उसको, उसके पहले ही करा देना है। जब भी पेशेंट को दिक्कत होने लगे विजन में, डे टू डे लाइफ में, वो पेशेंट को ऑपरेशन हो जाएगा। आजकल बहुत ही सेफ तरीके से होता है ऑपरेशन, जिसको हम लोग फेकोएमल्सिफिकेशन बोलते हैं। उसमें एक नीडल के थ्रू हो जाता है और फिर हम लोग फोल्ड करके लेंस अंदर में ही डाल देते हैं। अगले दिन ही पेशेंट को सब कुछ अच्छा लिखने लगता है, 7 दिन के बाद नॉर्मल हो जाते हैं। तो उसको टालना नहीं है, क्योंकि अगर वो मोतियाबिंद पक जाएगा, जैसा कि बोल रहे हैं, पकने के बाद वो जो एडवांटेज है जो फेको विधि वाला, वो लॉस हो जाएगा। तो फिर आपको नॉर्मल पुराने तरीके से चीरा लगा के ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो उसको टाले नहीं, डरे नहीं, काफ़ी सेफ है। और ये मोस्ट कॉमनली परफॉर्म्ड सर्जरी ऑन द ह्यूमन बॉडी है पूरे वर्ल्ड में। मिलियंस ऑफ मिलियंस आई डेली ऑपरेट होते हैं।
तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है उस चीज़। डॉक्टर साहब, कुछ एक प्यारा सा संदेश हमारे दर्शकों के लिए। मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई पेशेंट बीमारी से पीड़ित हैं, डायबिटिक हैं, तो अपनी आँखों को ज़रूर चेक कराएं। 40 वर्ष की उम्र के आसपास पहुँचने जा रहे हो तो एक बार आँख को ज़रूर चेक कराएं, जो कि बहुत से बीमारी होती है जो साइलेंटली आँख को इफेक्ट करती है, जिसमें एक ग्लूकोमा का मुख्य है, चश्मे का नंबर हो। बच्चे को एक बार ज़रूर टेस्ट करना है स्कूल गोइंग एज के पहले, और उसमें अगर प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करना है, नहीं तो वो बच्चे आगे जाके एम्ब्लियोपिया के शिकार हो जाते हैं, बाद में ट्रीटमेंट भी नहीं कर सकते हैं। तो 3 चीज़ों का ध्यान रखें और अपने स्वास्थ्य को अच्छे से रखेंगे तो बीमारी भी आँख की कम होगी, जैसा बोला गया। आपने अपना कीमती समय दिया, इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे दर्शकों को बताई और हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। तो दर्शकों, आज हमने जाना कि आंखें हमारे लिए महत्वपूर्ण तो हैं, लेकिन उनका ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ हमारी ही जिम्मेदारी है, क्योंकि दृष्टि है तो सृष्टि है। इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे एक नए विषय पर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।